कि लाडली लक्ष्मी योजना के बाद में जो 1.5 करोड़ वोट है मध्य प्रदेश की औरतों का, उसको बहुत कुछ एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर था उसने बहुत कुछ प्रभावित किया है और शिवराज उसको मैनेज करने में बहुत कुछ कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं। भाजपा की यदि सरकार बनती है तो हो सकता है कि कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो जाएं। नया वर्ग मतदाताओं का सामने आ गया है जिसकी अपनी आवाज़ है, जो इतना मुखर है, तो उसकी आवाज़ निस्संदेह बहुत ही वजनदार तरीके से सामने आएगी। देश में भारतीय जनता पार्टी का सबसे अच्छा संगठन का काम कहीं पर है तो मध्य प्रदेश में है, इसलिए कर्नाटक से कोई आकलन मध्य प्रदेश का होता नहीं। अभी तक जो है पूरा चुनाव अधिकारी लड़ रहे हैं। आप अगर देखोगे उठा के तो कार्यकर्ता उस क्षेत्र से नहीं निकल रहे हैं, अधिकारी। और अधिकारियों का जो खुद का उनका एक कहना भी है कि अधिकारी केवल आपका लिए माहौल बना सकता है, वोट नहीं डलवा सकता। नमस्कार, एमपी तक की चौपाल में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का आगाज़ हो गया है और हमारे साथ इंदौर के वरिष्ठ पत्रकार हैं। पहले हम उनसे आपका परिचय करवा देते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। के झा सर हमारे साथ हैं, जयश्री पिंगले हैं, कीर्ति राणा सर हैं, सुनील जोशी जी हैं, हर्षवर्धन हैं, मुकेश तिवारी हैं और नवनीत शुक्ला हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लाडली लक्ष्मी बहना, जिसका खूब नाम मध्य प्रदेश में अभी चल रहा है। जयश्री पिंगले मैम हमारे साथ हैं। मैम, इस मध्य प्रदेश की चुनाव आपको बहुत अनुभव है, यहाँ की राजनीति में बहुत सारे चुनाव आपने कवर किए हैं। इस बार का चुनाव कैसा होगा और ये लाडली लक्ष्मी का इफेक्ट कितना होगा? जी बिल्कुल, कहा जा सकता है कि लाडली लक्ष्मी योजना के बाद में जो 1.5 करोड़ वोट है मध्य प्रदेश की औरतों का, उसको बहुत कुछ एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर था उसने बहुत कुछ प्रभावित किया है और शिवराज उसको मैनेज करने में बहुत कुछ कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन चुनाव जो है सिर्फ एक मुद्दे पर नहीं होता। लगातार 20 साल की सरकार है और सरकार को एक एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर है, गवर्नेंस की दिक्कत है और सबसे बड़ी बात कि जो आखिरी चुनाव हम देखते हैं जहाँ पर चुनाव छूटा है, यानी कि नगर निगम का चुनाव, वहाँ पर 5 ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं, बड़े बड़े शहर हैं जहाँ पर भाजपा ने अपना वजूद खोया है और कांग्रेस वहाँ पर बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से अपना एक ग्राफ बनाते हुए दिखी है। तो ये बहुत भाजपा के लिए बहुत आसान चुनाव नहीं है। हालांकि कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस अगर चुनाव को वहाँ से देख रही है, अगर पिछला चुनाव उसने सरकार बनाने में वो ज़रूर कामयाब रही, लेकिन अगर वोट परसेंट का हम सवाल देखें तो सिर्फ आधे % का वोट का जो मार्जिन था वो दोनों पार्टियों के बीच है, 41.0 और 41%। तो सवाल इस बात का है कि चुनाव जिस तरीके से कांग्रेस अपने आप को देख रही है वो भी उसके लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि सिंधिया फैक्टर का एक दोनों तरफा फ़ायदा है। अगर सिंधिया भाजपा के लिए फ़िलहाल अगर चंबल के बेल्ट में एक लायबिलिटी दिखाई दे रहे हैं तो बहुत हद तक कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा नुकसान है सिंधिया के जाने का, क्योंकि पिछला जो चुनाव है वो उसी के स्टार कैंपेनर थे और कांग्रेस का जो चुनाव है उसमें बहुत सक्सेस का मार्जिन जो था और एक सक्सेस का जो हिस्सा था वो सिंधिया के पास था। तो मुझे लग रहा है ये आप बताइए, महिलाओं का इतने साल से सरकार है, महिलाओं के बारे में कितना सरकार ने तरक्की की है, कौन सी चीज़ें बाकी रह गई हैं और अब सरकार को क्या करना चाहिए? क्योंकि बहुत शिवराज सिंह चौहान भांजियों की बात करते रहते हैं और मामा के नाम से प्रदेश में फेमस है, तो उनके लिए कितना काम हुआ है? जी बिल्कुल, मामा जो है वो बहुत बड़ा ब्रांड है और मामा वो शख्सियत है, वो मुख्यमंत्री से पहले आपके घर के भाई लगते हैं, आपके घर के मामा लगते हैं। उनकी सहजता, उनकी सामान्यता जो है वो एक बहुत बड़ा यूएसपी है भाजपा के लिए, निसंदेह। और हम देखते हैं कि बेटी बचाओ योजना से लेकर तो लाडली लक्ष्मी तक, लाडली लक्ष्मी से लेकर तो शादी तक, उसके बाद जननी सुरक्षा तक, तो एक बेटी का जो एक फ़र्ज़ अदा होना चाहिए वो उसकी न जाने कितनी स्कीम्स है, कितनी योजनाएं हैं, वो सारी की सारी शिवराज ने दे रखी है मध्य प्रदेश की महिलाओं को और मध्य प्रदेश की अपनी बहनों को। लेकिन चुनाव सिर्फ इन पर या फ्रीबीज पर या इस पर नहीं होता। बहुत सारे गवर्नेंस के फैक्टर हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं जो इस बार भाजपा के लिए चुनौती है और इनके भीतर का जो असंतोष है, डिसिडेंस जो असंतोष है, बहुत सारी मुद्दे हैं, वो जो असंतुष्ट खेमा है, नाराज़ भाजपा, शिवराज भाजपा और महाराज भाजपा, ये जो सारे फैक्टर्स उभर कर दिख रहे हैं, उन तमाम चीज़ों को देखकर आने वाला चुनाव तय होने वाला है। हमारे साथ कीर्ति राणा सर है। सर, आप तो शहर की नब्ज़ जानते हैं, या इंदौर में तो पार्षद के चुनाव के जब टिकट बढ़ते हैं तो वो भी फैसला दिल्ली से होता है, तो कितना प्रभाव इंदौर की राजनीति और मध्य प्रदेश की राजनीति में इंदौर से पड़ेगा? इंदौर की राजनीति का सबसे बड़ा प्रभाव तो यही है कि आप जेपी नड्डा ने जब कार्यकारिणी घोषित की नहीं तो उसमें भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को लेकर एक बात कही थी कि मैं और कुछ बनाना चाहता था लेकिन फ़िलहाल यही बना रहा हूँ। तो
इंदौर सहित मध्य प्रदेश का एक बड़ा तबका युवा जो चेहरा बदलने के मूड में है, उसको ऐसा लग रहा है कि कैलाश विजयवर्गीय ने अभी जो रतलाम के आलोट में कहा कि मैं आपके मुंह में घी शक्कर, तो मतलब वो तबका ये मान के चल रहा है कि भाजपा की यदि सरकार बनती है तो हो सकता है कि कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो जाएं। ये भाजपा के लोगों का सोचना हो सकता है। लेकिन जहाँ तक बात करें बड़े शहरों की, तो जैसा कि जयश्री ने कहा, वो जो असंतोष है वो भाजपा से ज़्यादा शिवराज सरकार को लेकर असंतोष है। भाजपा का आम कार्यकर्ता पिछले 18 सालों से एक ही एक चेहरे को देखते हुए एक उसमें एक अजीब सी खीज उत्पन्न हो गई है। और जहाँ तक योजनाओं का सवाल है तो करीब 11 योजनाएं तो उन्होंने महिलाओं के लिए लागू की, बेटी के जन्म से लेके तो उसके परण तक। उसके साथ में कर्मचारियों को कई महंगाई भत्ता, पुलिस कर्मियों को 15 लीटर पेट्रोल, युवाओं को लैपटॉप, स्टाइपेंड, ये सारी चीज़ें जो उन्होंने घोषित की है। तो अब इनको रिश्वत देना नहीं कह सकते क्योंकि घोषणाएं कर दी सरकार ने। तो सरकार को ये घोषणाएं तब सूझी है 18 साल में इतनी सारी घोषणाएं, जब उसे लग रहा है कि मध्य प्रदेश हाथ से खिसकने वाला है। और आप देखें कि इस बार मध्य प्रदेश में बीजेपी चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ रही है। चेहरा है किसका? प्रधानमंत्री का। और चुनाव कौन लड़वा रहा है? अमित शाह और प्रधानमंत्री की जो टीम है के कोर मेंबर हैं वो सारे चुनाव लड़ा रहे हैं। इसका मतलब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री में अब वो हैसियत नहीं बची है कि वो मध्य प्रदेश में भाजपा को फिर से सत्ता में ला सके। भाजपा सत्ता में आएगी भी तो ज़रूरी नहीं कि शिवराज सिंह ही चेहरा हो, निश्चित रूप से चेहरा बदलेगा। हो सकता है कि मोदी जी शिवराज जी के अनुभव का लाभ लेके नरेंद्र सिंह तोमर की जगह ग्रामीण विकास मंत्रालय में उनकी योग्यता साबित कर दें। लेकिन मध्य प्रदेश में बदलाव की जो स्थितियाँ बन रही है उसमें एक हद तक ये जितनी घोषणाएं लागू की है ये कुछ बदलाव में भाजपा के पक्ष में कुछ माहौल बना सकती हैं। पिछली बार की तरह क्या कांग्रेस भी इस बार फिर वापस से कोशिश कर रही है आने की, क्या लगता है आपको? बिल्कुल कांग्रेस कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस में अब दिक्कत ये है कि पहले 3 लोगों ने मिलकर मध्य प्रदेश में चुनाव की बागडोर संभाली थी, लेकिन अब 2 लोग हैं, दिग्विजय और कमलनाथ। ज्योतिरादित्य बीजेपी का चेहरा बन चुके हैं, लेकिन ज्योतिरादित्य के साथ में दिक्कत ये है कि ग्वालियर चंबल संभाग में जितना प्रभाव उनका होना चाहिए वो प्रभाव नहीं हो पाया है। आप देखें कि इस बार वो अपनी सीट बदल रहे हैं। अब तक वो गुना शिवपुरी से लड़ते रहे, लेकिन इस बार वो ग्वालियर में सारा ध्यान लगा रहे हैं क्योंकि गुना शिवपुरी से लड़ना उनके लिए इसलिए भी चुनौतीपूर्ण है कि वहाँ वो एक ऐसे अपने ड्राइवर से चुनाव हार चुके केपी यादव से, जिसको कि वो मूंग और मसूर की दाल भी नहीं मानते थे। और ये एक बड़ी जो अहम है वो माधवराव ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ में ये अहम जो है वो उनके लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। और ग्वालियर और चंबल में जिस तरह से कांग्रेस की तरफ लोग दौड़ रहे हैं, सिंधिया के समर्थक, जिसका असर अभी जावद में भी दिखाई दिया, समंदर वापस कांग्रेस में आने की जुगाड़ में लगा हुआ है और बाकी लोग भी लगे हैं, उससे सिंधिया के लिए ग्वालियर चंबल संभाग में अपना नाम और अपने प्रभाव वाली सीटों को बचाना बहुत ज़रूरी हो गया है। सुनील जोशी सर, हमारे साथ इंडस्ट्रीज़ की बात सरकार करती है कि इंडस्ट्रीज लगाएंगे, रोज़गार देंगे। आपको क्या लगता है इन 18 सालों में कितना दिया इन्होंने रोज़गार? बहुत सारी इंडस्ट्रीज तो बाहर चली गई। कितनी सारी इन्वेस्टर मीट मध्य प्रदेश में हुई और कितनी धरातल पर उतरी। इन सब चीज़ों के बारे में जब हम विचार कर लें, समझ लें, तो हमें अंदाज़ा लग जाएगा कि इंडस्ट्री की बातें करना तो ठीक है, लेकिन क्या वो सब धरातल पर उतरे? आपने 40,000 50,000 लोगों को रोज़गार की बात कही, आपने हज़ारों करोड़ों के MOU साइन किए, लेकिन क्या वो MOU इन 18 सालों में धरातल पर उतरे हैं? कुछ इंडस्ट्रीज़ ज़रूर आई हैं, लेकिन सारी इंडस्ट्रीज़ जितने MOU हुए हैं, जितने इन्वेस्टर मीट हुई हैं, जितने MOU साइन हुए, उनमें से कहीं भी धरातल पर उतर नहीं पाए हैं। तो ये एक बड़ा सवाल इस समय खड़ा होता है कि क्या औद्योगिक क्षेत्र में निवेश आया है, और वो अभी तक कहीं दिख नहीं रहा है। अच्छा, बड़े बड़े दावे करते हैं कि इतनी इंडस्ट्रीज हमने लगा दी, इतनी मीट्स हमने की है, क्या इस चुनाव में इसका कितना फ़र्क पड़ने वाला है? मुझे नहीं लगता चुनाव में उद्योग के स्थापित होने का कोई मुद्दा यहाँ पर है। सरकार ने जो वादे किए उस पर ज़्यादा फोकस है, और सरकार की अपनी अलग अलग जो योजनाएं लेकर आ रहे हैं, और इस समय स्थिति थोड़ी सी बदली हुई है, तो वो उन चीज़ों पर फोकस किया जाना चाहिए। उद्योग से के आने और नहीं आने से चुनाव परिणाम प्रभावित नहीं होगा। आपने बताइए, ये बेरोजगार युवाओं की बात है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। बहुत बड़ा मुद्दा है, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, युवा मांग कर रहे हैं कि रोज़गार नहीं दिया सरकार ने। क्या सोचते हैं आप, क्या लग रहा है आपको इस बार चुनाव में युवाओं का रोल बहुत अहम रहेगा इस बार? बिल्कुल, अभी हाल में देखा कि पटवारी भर्ती में घोटाला सामने आया, सरकार ने जांच बैठाई। इंदौर में ही हज़ारों युवाओं ने एक साथ प्रदर्शन किया कलेक्ट्रेट के सामने।
तो युवाओं की जो आवाज़ है, जो उनका रिसेंटमेंट है, जो उनका असंतोष है, वो दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि 1 लाख के जो सरकारी पद हैं उसकी भर्ती शुरू की जाएगी इस महीने के आखिर तक। तो सरकार कुछ डैमेज कंट्रोल भी करना चाहती है, लेकिन एक जो बड़ा विषय है, जो पिछड़ा वर्ग का आरक्षण का मुद्दा जो है कोर्ट में लंबित है, विचाराधीन है, उससे बहुत सारे पदों पे भर्ती होने में एक कानूनी अड़चन है सरकार के सामने, उसका भी सरकार निराकरण करने की कोशिश कर रही है। तो युवा जो कि बड़े मतदाता हैं, इस बीच हमने देखा कि एक नया वर्ग मतदाताओं का सामने आ गया है जिसकी अपनी आवाज़ है, जो इतना मुखर है, तो उसकी आवाज़ निस्संदेह बहुत ही वज़नदार तरीके से सामने आएगी। कितना असर पड़ेगा इस चुनाव पे, क्योंकि पिछली बार के चुनाव अलग थे 18 के और अब ये चुनाव अलग है, और शिवराज सिंह हमेशा घोषणा करते रहते हैं, तो ये इसमें युवाओं को कितना फ़र्क पड़ेगा इन सब चीज़ों को लेकर, क्योंकि लोग युवा बोलते भी हैं कि सब घोषणाएं होती है। देखिए, समझने वाली बात यह है कि शिवराज सिंह सरकार की इस सरकार को पूरा कार्यकाल काम करने के लिए नहीं मिला है। कमलनाथ सरकार के गिरने के बाद जो कुछ वक्त मिल पाया, उसमें जो काम हो पाया, उसमें सरकार ने कोशिश की। एक लाडली बहना योजना जो है, एक सरकार ये मान के चल रही है कि उसके लिए ट्रम्प कार्ड साबित हो सकती है। आपको कमलनाथ ने भी ये घोषणा की है कि उनके सरकार आने पर वो 1500 रुपये देंगे, लेकिन अभी जो लोगों के खाते में पैसा आ रहा है उससे भाजपा को कुछ उम्मीदें बंधी है और लगता है कि जो थोड़ा बहुत उसको नुकसान होने का अंदेशा है वो डैमेज कंट्रोल होगा। लेकिन दूसरी बात यह है कि केवल एक यही मुद्दा नहीं है चुनाव का। अभी हमने देखा कि 50% कमीशन का जो आरोप लगाया गया हाल में, और जो मामले दर्ज हुए बड़े नेताओं के ट्विटर अकाउंट्स के लेके, एक जो कांग्रेस ने यहाँ पे लाइन पकड़ ली है, कांग्रेस लगातार इस विषय को हैमर कर रही है, 50% कमीशन का आरोप लगा रही है। कर्नाटक में जो उसका एक बड़ा औजार था, हथियार था, भ्रष्टाचार का मुद्दा, कोशिश कर रही है कि एमपी में भी इसको चलाया जाए। तो ये जो मुद्दा है आने वाला, धर्मेंद्र जी, ये भी बड़ा रहने वाला है। ये कर्नाटक चुनाव की बात कर रहे हैं मुकेश जी, ये बताइए, हेल्थ सेंटर की बात की थी कि हेल्थ के लिए बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाए जाएंगे, सरकार ने घोषणा की थी, वो नहीं बने। तो कर्नाटक चुनाव का भी क्या मध्य प्रदेश पर असर पड़ेगा? और हेल्थ को लेके जो एक इशू हर बार उठते हैं कि इंदौर में भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स की आवश्यकता थी, तो कितना प्रभाव पड़ेगा? ये भी कहीं ना कहीं लोगों के दिल में बात आती है। 2 विषय आपने रखे। एक तो स्वास्थ्य का जो विषय है, तो कोरोना काल में मध्य प्रदेश में, हम तो मध्य प्रदेश के सबसे बड़े शहर में खड़े हैं, और क्या स्थितियां थीं। उसके बाद ज़रूर कुछ प्रयास हुए हैं, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल संभाग स्तर पर कई जगह खुले हैं। तो स्वास्थ्य के मामले में मध्य प्रदेश का जो पिछड़ापन है वो तो उजागर ही, और कोरोना काल में खुलकर उजागर हो गया था, लेकिन उसके बाद कुछ प्रयास हुए। कर्नाटक की जो बात है, कर्नाटक का और मध्य प्रदेश का जो राजनीतिक परिदृश्य है धर्मेंद्र जी, बहुत अलग है। कर्नाटक को सामने रखकर मध्य प्रदेश के चुनाव का आकलन नहीं किया जा सकता है। उसका एक कारण है कि कर्नाटक में जो उनका वोटिंग पैटर्न है, वहाँ पर जेडीएस की भी मौजूदगी है, वहाँ का मतदाता सरकार बदलता रहता है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी कभी भी इतनी आरामदायक स्थिति में नहीं रही जैसा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में देश में भारतीय जनता पार्टी का सबसे अच्छा संगठन का काम कहीं पर है तो मध्य प्रदेश में है। इसलिए कर्नाटक से कोई आकलन मध्य प्रदेश का होता नहीं। दूसरा, मेरा ऐसा मानना है कि पिछली बार जो ज़मीनी स्तर से कार्यकर्ताओं का फीडबैक आया था, जिसको कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कराया गया सर्वे कहते हैं, कुछ लोग संघ के द्वारा कराया, तो उस सर्वे में जो टिकट पर बात आई थी कि ये चेहरे बदल दिए जाने चाहिए, उतनी मात्रा में चेहरे बदले नहीं थे। और हमारे इंदौर ज़िले की बात करें तो 3-4 जो वर्तमान विधायक थे उनको लेकर ये फीडबैक था कि ये चेहरे बदल दिए जाने चाहिए, लेकिन नहीं बदले थे और वो चुनाव हार गए। ऐसे ही मालवा निमाड़, क्योंकि मालवा निमाड़ से ही सरकार तय होती है। कैंडिडेट बहुत बड़ा इशू रहेगा इस बार। बिल्कुल, चेहरे बहुत महत्व का रहेगा चुनाव में। चेहरे जो भी बदलेगा, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ऐसा नहीं कि बीजेपी के चेहरों को लेकर असंतोष है। कांग्रेस के भी जो चेहरे हैं वर्तमान विधायक, उनमें से कई चेहरों को लेकर कार्यकर्ताओं में असंतोष है। और कार्यकर्ता का जो असंतोष होता है वो बहुत बड़ा असंतोष होता है, क्योंकि कार्यकर्ता ही पार्टी को चुनाव जिताने के लिए मैदान में मोर्चा संभालता है।
नवनीत शुक्ला सर है सर। मालवा निमाड़ बहुत अहम रोल रखता है पूरे मध्य प्रदेश की राजनीति में। बीजेपी को पिछली बार बहुत लॉस हुआ था, क्या कारण है? और अब आने वाले समय में आदिवासियों को, आदिवासी बेल्ट है, बहुत सारी सीटें हैं आदिवासी को, जो आदिवासी वोट बैंक बहुत चाहता है, तो उसको कैसे कवर करेगी भारतीय जनता पार्टी? देखिए, करीब करीब 66 सीटें हैं मालवा निमाड़ में। इसमें से 38 सीटें जो है वो पिछड़ा वर्ग और उसमें आती है आदिवासी सीटों में, है ना। इसमें बड़ा नुकसान भाजपा को हुआ था इस पिछले बार, कि बहुत सीटें हारे थे वो लोग। पर उसके बाद में उन्होंने उन सीटों को सुधारने का कोई प्रयास नहीं किया। अमूमन क्या होता है कि माना जाता है कि आदिवासी क्षेत्रों में जो मतदाता है वो न तो उसका अखबारों की दुनिया से कोई लेना देना रहता, न चैनल की दुनिया से, वो उसके पास में आपको सीधे पहुँचना पड़ता। पिछले बार भी ये हुआ था कि संघ के जो लोग इन आदिवासी क्षेत्रों में 2 महीने पहले से लग जाते थे और वो ये बताते थे कि सरकार क्या काम कर रही है और आपका क्या भला होगा और आपका हिंदुत्व और सबका जो जागरण होता था, वो पिछले बार के चुनाव में नहीं हुआ। और इस चुनाव में अभी तक जो है पूरा चुनाव अधिकारी लड़ रहे हैं। आप अगर देखोगे उठा के तो कार्यकर्ता उस क्षेत्र से नहीं निकल रहे हैं अधिकारी। और अधिकारियों का जो खुद का उनका एक कहना भी है कि अधिकारी केवल आपका लिए माहौल बना सकता है, वोट नहीं डलवा सकता। वोट डलवाने का काम कार्यकर्ता का ही है। और कार्यकर्ता इस समय जो है वो पूरी तरह छुप चुका है। इसका एक बेसिक कारण ये है कि पिछले 3 चुनाव के बाद वही चुनिंदा लोग हैं जो इस राजनीति का आनंद ले रहे हैं, जो सत्ता में बने हुए हैं। अब जो सेकंड और थर्ड लाइन का नेता है पूरी तरह से मार खा चुका है और वो घर बैठा हुआ है। तो अब वो जब घर बैठा हुआ है तो वो किसी भी प्रकार से भाजपा के लिए काम करने को अब तैयार नहीं है। क्या इस बार भाजपा के लिए मुश्किलें होगी? कांग्रेस फाइट कर रही है? निश्चित रूप से। देखिए, तीनों चीज़ें इसमें कि एक तो आदिवासी क्षेत्रों में भाजपा के पास में पहले नंद कुमार सिंह चौहान हुआ करते थे और वो पिछड़ा क्षेत्रों में उनकी पकड़ हुआ करती थी जब खंडवा के सांसद वगैरह रहे हुए ना। पर उसके बाद में उनके पास में इन क्षेत्रों के लिए अभी कोई भी ऐसा ताकतवर नेता नहीं जिसका जनाधार हो। पर दूसरी ओर कांग्रेस के साथ क्या है, इस पूरे बेल्ट पे बाला बच्चन से ले लें अपन, तो भूरिया को ले लें अपन, तो लक्ष्मी साधो को ले लें, और भी जितने जमीनी नेता, अरुण यादव को ले लें, ये सब जमीनी नेता उन्हीं पिछड़े हुए क्षेत्रों से है। तो उनकी अपनी मजबूत पकड़ तो है ही ना वहाँ पे। और उसी का लाभ कांग्रेस को इस बार फिर मिलेगा। और सबसे बड़ा लाभ जो कांग्रेस को मिलेगा वो ये मिलेगा कि कमलनाथ के 16 महीने के कार्यकाल में जिन किसानों के कर्ज माफ़ हुए थे उसमें सबसे ज़्यादा पत्र इन्हीं इलाकों के हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जिन किसानों कर्ज माफ़ हुए थे। तो सबसे ज़्यादा फायदा तो उसी का मिलेगा। इंदौर की बात करें तो देखिए, अभी हाल तो कोई रणनीति तो बनी नहीं और न चुनाव को लेकर उम्मीदवारों को लेकर कोई पॉलिसी बनी है। तो जब तक नीति और पॉलिसी नहीं बने, जब तक आप ये तो कह ही नहीं सकते ना कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। भाई, जब सबसे पहले तो ये तय हो कि पार्टी की पॉलिसी क्या आ रही है। भाई, 2 चुनाव हारने वाले को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 1 चुनाव हारने वाले को नहीं मिलेगा, 5000 वाले को, 10,000 वाले हारने वाले को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जब तक ये स्थितियाँ साफ नहीं होगी। और दूसरी बात ये कि आपका सबसे बड़ा मुद्दा, पिछले बार आपने 75 साल का जो कैंपेन चलाया था भाजपा ने, और इस बार तो भाजपा के बड़े बड़े दिग्गज गोपाल भार्गव से लेकर तुलसी सिलावट से सब 75 में पहुंच रहे हैं ना। मतलब सांसदों, आपके जो मंत्री है उसमें तो 8 मंत्री तो 75 के कगार पे खड़े हुए हैं। तो क्या इन सबको आप टिकट नहीं दोगे? और फिर वही बात है कि परिवारवाद चलना नहीं है, चाहे कुछ भी। लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री बोल चुके हैं कि परिवारवाद तो किसी हाल में नहीं चलना है। तो फिर ये क्या इन 30-40 परिवारों के जो बच्चे उनको टिकट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? तो ये सारा आकलन तो उसके बाद ही तय होगा कि चुनाव को लेकर पॉलिसी क्या बन रही है। राजेश जुल जी, एक डेवलपमेंट की बात की जाती है, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं शहर को लेके, इंदौर को लेके या मध्य प्रदेश को लेके। आप क्या समझते हैं, क्या इतना डेवलपमेंट हुआ जितनी घोषणाएं की जाती हैं? देखिए, चुनाव के वक्त में डेवलपमेंट की बात तो सब करते हैं, लेकिन चुनाव फिर आ जाता है हिंदू मुस्लिम पे, मंदिर मस्जिद पे और तमाम दूसरे इशू को लेके। आप देखोगे कि कांग्रेस भी जो है वो अपना चेंज कर रही है ना। कमलनाथ जी जो है कथा करा रहे हैं, तो सारे नेता विधायक, आप पूरे देखो मध्य प्रदेश में होड़ मची हुई है इस वक्त धार्मिक आयोजनों की। मतलब सारे मंत्री विधायक कथाएं करा रहे हैं, सब करा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि विकास के नाम पे वोट जो है उनको लेने में उनको भरोसा भी नहीं कि वोट मिलेंगे, और ना वो आश्वस्त हैं। क्योंकि विकास एक सतत प्रक्रिया है, चलती रहती है। वो 7 सड़क बन रही है, कल वहाँ अन्य जगह मांग उठेगी। विकास भी हो रहा है, साथ में लोगों की समस्याएं भी अपनी जगह है। तो चुनाव अलग अलग मुद्दों पे लड़े जाएंगे। इस बार ज़रूर फाइट है मध्य प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा के बीच में। भाजपा जो है वो आश्वस्त है अपने केंद्रीय नेतृत्व के कारण, जिसके अभी जैसे आज शाम को ही मीटिंग है दिल्ली में, मोदी और शाह ने कमान संभाल रखी है। कार्यकर्ताओं को चार्ज किया जा रहा है। इंदौर में एक बहुत बड़ा आयोजन अमित शाह कर चुके हैं। उसका मकसद ये था कि जो कर्नाटक चुनाव के बाद जो लोग थोड़े से एक कार्यकर्ताओं में निराशा थी, वो घर बैठे थे, तो उनको बाहर निकालना, उनको जो है वो घर घर तक पहुंचाना। संघ अपना लगा ही हुआ है, तो वो सारे सब चीज़ें चल रही है।
कांग्रेस भी प्रयास कर रही है, भाजपा भी प्रयास कर रही है। ये सवाल अब ये का टिकट किस तरह से बंटते हैं, क्योंकि ऐसा अनुमान है कि भाजपा में बड़ी बेरहमी से टिकट इस बार काटे जाएंगे। ऐसा बताया जा रहा है कि चाहे मंत्री हों, विधायक हों, उनके टिकट पार्टी काटेगी और नए चोरों को मौका देगी। और यही स्थिति कांग्रेस के अंदर भी है। अब कांग्रेस उसको कितना लागू कर पाती है, क्योंकि पैराशूट उम्मीदवार बहुत आते हैं हमारे यहाँ, कोई दिल्ली से करा लाया, कोई कहाँ से करा लाया, तो वो डिपेंड करता है कि चुनाव लड़ती कैसे है। अच्छा, ये जो कांग्रेस बीजेपी वाले हमेशा आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस भगवत कर रही है, जैसे आपने धार्मिक को लिया, तो इसका कितना प्रभाव पड़ेगा चुनाव में? नहीं, चुनाव बुरा प्रभाव है ना। देखो, भाजपा का तो ये सबसे बड़ा वोट बैंक है। भाजपा ने तो एक कमज़ोर नस पकड़ ली है मतदाताओं की, है ना। वो चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो या दूसरे अभी चल रहा है, सारे मुद्दे हैं, भाजपा के लिए तो सबसे बढ़िया हथियार है ये। तो भाजपा तो उसका पूरा इस्तेमाल कर रही है। लेकिन अब कांग्रेस को भी उसी राह पे आना पड़ रहा है। अभी आप देखोगे कि सारे कांग्रेस के मंत्री जो पुराने थे या विधायक थे, वो सब कथा करा रहे हैं, वो सब सारा, कोई बजरंगबली बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, सब चीज़ें चल रही है। तो वो धार्मिक, और अभी आप देखोगे बयान, जो नरोत्तम मिश्रा के बयान हो या शिवराज सिंह चौहान के बयान हो, चाहे लव जिहाद का मुद्दा हो या दूसरे तमाम मुद्दे हों, उस पर बड़ा आक्रामक तरीके से खुलकर जो है वो सब चीज़ें शुरू हो गई है। चाहे फिल्मों के जरिए प्रचार हो या तो ये सारी सब चीज़ें जो हैं, मैंने कहा ना, विकास के मुद्दे चुनाव जो है ये कॉन्फिडेंट नहीं है। भाषण जरूर सब बात बोलते हैं कि हमने विकास करा, ये करा, लेकिन अल्टीमेटली जब मतदाता के पास जब जाते हैं या जब मतदान के पहले, तो वो सब सारे मुद्दे इस प्रकार के आ जाते हैं, सेंसिटिव, संवेदनशील। ठीक है, के झा सर हमारे साथ है। सर, ये जो चुनाव की जब तक बात आ रही है, कैंडिडेट की बात भी आ रही है, एक एजुकेशन का बहुत बड़ा हब इंदौर को अब कुछ माना जाता है, इसमें आपको क्या लगता है और क्या ऐसी कमियां हैं जो पूरी होना चाहिए? मैं समझता हूं कि हमारे प्रदेश में और इंदौर शहर में भी शिक्षण संस्थान तो काफ़ी खुल गए हैं, बड़े बड़े राष्ट्रीय स्तर पर भी खुल गए हैं, लेकिन क्वालिटी, जो एजुकेशन की क्वालिटी है, वो मध्य प्रदेश अभी भी उस मामले में उत्तर प्रदेश या फिर दूसरे राज्यों से पिछड़ा हुआ, महाराष्ट्र जैसे राज्यों से पिछड़ा हुआ है, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। और यहाँ के बच्चे जहाँ तक क्वालिफाई करने की बात होती है राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में, तो यहाँ के बच्चे उन राज्यों के बच्चों की अपेक्षा में उस हद तक नहीं पहुँच पाते हैं, पीछे रह जाते हैं। तो क्वालिटी एजुकेशन पर फोकस करना नितांत आवश्यक है, और जो भी सरकार आए आने वाले समय में इस पे फोकस देना ज़रूरी है कि जो हमारे फैकल्टीज़ है या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पे हम विशेष ध्यान दें। तो ये मुद्दा है। और हेल्थ का भी बहुत बड़ा मुद्दा है कि हेल्थ पैरामीटर्स पे भी मध्य प्रदेश पिछड़ा हुआ है। जैसे आपका माल न्यूट्रिशन है, उसमें मध्य प्रदेश काफ़ी नीचे स्तर पे है। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट में मध्य प्रदेश सबसे आगे है। 1000 बच्चों में 43 बच्चे जन्म के समय में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये सब समस्याएं हैं, इसमें सरकार को जो भी है उनको देखना पड़ेगा। अच्छा, दोनों पार्टी के अलावा आम आदमी पार्टी भी 230 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ेगी, वो कितना प्रभाव पड़ेगा उसका इस चुनाव में? मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में नॉर्मली जो ये मालवा और बाकी जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, बाइपोलर ही चुनाव होगा, और ये बहुत ही मार्जिनल डिफरेंस का कोई इम्पैक्ट नहीं मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी का होगा। यहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी में ही टक्कर है, और वो टक्कर है, माने ये पिछले चुनाव जैसा ऐसा नहीं है कि वन साइडेड को भी डिसीजन हो सकता है। तो ये तो है कि एक दोनों पार्टियों में टक्कर रहेगी, और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। भले ही चुनाव सरकार ने पॉल फ्रीबीज के रूप में बहुत सारी घोषणाएं की हैं इस चुनावी वर्ष में, लेकिन मुझे लगता है कि प्रजातंत्र के लिए, किसी भी प्रजातंत्र के लिए या सरकार के लिए लगातार 20 वर्षों तक सरकार में रहना एक उबाऊपन आ जाता है। हर आदमी चाहता है कि हम नया चेहरा देखें। तो हम भले ही हमारी विचारधारा किसी भी पार्टी के साथ हो, मैं भी चाहता हूं कि एक कैंडिडेट हो और चेहरे में नयापन हो, और ये हर पार्टी को सोचना होगा इस दिशा में। तो इस बार जो मध्य प्रदेश का चुनाव है वो बिल्कुल खड़े सिक्के की तरह है, ये किसी भी तरफ गिर सकता है, लेकिन ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि सरकार किसकी बनती है। धर्मेंद्र कुमार शर्मा, MP तक, इंदौर।